दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं साहिल कुरैशी। दोस्तों, असम में पिछले दिनों जिस तरीके से पुलिस या बर्बरियत हुई, हम सभी ने देखा किस तरीके से असम में पुलिस ने गोलियां चलाई, किस तरीके से वहां पर मजलूमों की मौत हो गई। और उसके बाद हैरान कर देने वाला मामला जब सामने आया, जब एक पत्रकार, सभी ने देखा किस तरीके से पुलिस ने जिस व्यक्ति पर गोली चलाई, उस व्यक्ति के सीने पर चढ़कर एक पत्रकार लात घूंसे मारता है। पुलिस वाले वहां पर तमाशबीन बनकर देखते रहते हैं। इस मामले पर हम बात करेंगे। और खास बात ये, क्योंकि ये जमीन से जुड़ा हुआ मामला है दोस्तों, जमीन से जुड़ा हुआ ये मामला है। किस तरीके का मामला है, क्या कुछ असम का जो गणित रहा है किस तरीके से रहा है, ये तमाम मामले को समझने के लिए हमारे साथ में मौजूद हैं शकीलुज्जमा अंसारी साहब, जो बिहार सरकार में पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी हैं। हम बात करेंगे ओबीसी कमीशन के सदस्य भी रहे हैं, नेशनल ओबीसी कमीशन के। शकीलुज्जमा साहब, बहुत बहुत खैर मकदम है आपका, स्वागत है आपका देश लाइव में। शकीलुज्जमा अंसारी साहब, 2014 के बाद जिस तरीके से देश के जो हालात बन रहे हैं, और उसमें भी अगर बात करें नॉर्थ ईस्ट की, असम की, तो ये जो राज्यों के जो हालात है वो काफी सोचने को मजबूर करते हैं हमें। जिस तरीके से 22 तारीख की रात को अचानक रात 12 बजे पुलिस ने जो वहां पर एक तरह से कहा जाए कि सर्जिकल स्ट्राइक किया, देश की ही जनता पर, देश के ही लोगों पर खुली गोलियां चलाई पुलिस ने। उसके बाद एक पत्रकार ने जिस तरीके से वहां पर जो कांड किया, शकील साहब, ये हम चाहेंगे कि आप सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये समझाए कि ये जो जमीन का विवाद था, ये क्या विवाद है आखिर में। साहिल भाई, बहुत शुक्रिया आपका कि आप इस अहम मौजू पर आप तबादला ख्याल कर रहे हैं। देखिए, जब से बीजेपी की सरकार आई है, उनका एक हिंदुत्व का जो कह सकते हैं कि जो एक वातावरण बनाने का प्रयास है, वो असल मानों में वो हिंदुत्व हिंदुस्तानियों का वो हिंदुत्व नहीं है। वो जुल्म और सितम की ऐसी दास्तान है जो दास्तानें मिल सकती हैं हिटलर के राज्यों में। अब देखिए, मुसलमानों को तो तरह तरह के बहाने बना के मारने का, और अफसोस की बात यह है कि इस मुल्क में फिरकावारियत का माहौल ऐसा बना दिया गया है, जो इस मुल्क में सेकुलर इंसान थे उनकी तादाद इतनी कम हो गई है कि अब वो उन्हीं बातों पर, जो जुल्म और सितम पर जिनको आवाज उठानी चाहिए, बोलनी चाहिए, वो खुश होते हैं। और यहीं से राजनीति बनती है वोट की। तो अब जो सरकारें, मोदी जी की सरकार, जो वोट की राजनीति नफरत के बुनियाद पर, मुसलमानों से नफरत की बुनियाद पर पैदा कर रही है, वो उसी हालत में पैदा हो गई जो हिटलर के जमाने में जूस से नफरत के बुनियाद पर हिटलर ने सरकार में, सत्ता में जीते। वहां भी वो जीत के आए थे। लोग आमतौर पे समझते हैं कि हिटलर ऐसे ही डिक्टेटर बना था, नहीं, वो जीत के आए थे, फिर वो डिक्टेटर बने थे, और उन्होंने जुल्म का जो निशाना बनाया था एक जूस कम्युनिटी को। यही एक मॉडल है जो आज की सरकार पेश कर रही है। ये जो घटना आपने कहा, हम तो सबसे ज्यादा अफसोसनाक पहलू ये है कि जो तीसरा खंबा है जमहूरियत का, जर्नलिज्म का, एक पत्रकार, जिसको, ये अलग बात है कि सरकार ने ही फोटो खींचने के लिए वहां बुलाया था, सरकार के ही नुमाइंदे वो एक तरह से थे, लेकिन फिर भी वो इंसान जिसको गोली लगी है, मोइनुल हक, उस इंसान की पूरी जान गई भी नहीं है कि उसके सीने पर कूद रहा है, कूद कूद के मार रहा है। उसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए कम है। और ये पूरी दुनिया में ये बात फैल रही है। आपने देखा, नरेंद्र मोदी जी को वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका कमला हैरिस ने भी, जो, हाँ, कमला हैरिस ने भी उनको यही बताया कि आपके यहाँ जो है डेमोक्रेसी के बारे में भी आपको थोड़ी अपने आप में करना पड़ेगा। आप तो अफगानिस्तान के लिए आ जाते हैं कहने के लिए, लेकिन आपके यहाँ क्या हो रहा है। एक देखिए, 2017 में एक बर्मा कमेटी बनाई गई थी जमीन, लैंड के लिए, आसाम के अंदर, कि लैंड का इशू कैसे सेटल हो। जब से ये बांग्लादेश का इशू आसाम में बना, और बहुत दिन के, उसके बाद कई सरकारें बनी उस बुनियाद के ऊपर, और उसके बाद फिर कांग्रेस की सरकार आई, और फिर अब बीजेपी की सरकार आई।
तो ये जो वर्मा कमेटी की रिपोर्ट थी वो बनाई गई थी मूल्य रूप से वो लैंड एवेन्यूज के को डिसाइड करने के लिए, और उन्होंने एक रिपोर्ट कर दी। तो रिपोर्ट भी तो उसी तरह की उन्होंने जो वहां की सरकार चाहती थी, उसके मुताबिक उन्होंने वो एक रिपोर्ट की, और जिसको रिपोर्ट को मान लिया कि मूल्य निवासी की ही जमीन मानी जाएगी, चाहे वो कितनी देर से दूसरे लोग क्यों नहीं हो। जो ये दरंग जिला का जो ये मामलात है, जहां पर यहाँ पर जो लोग थे वो 50 सालों से रह रहे हैं, उसी जमीन पर खेती बाड़ी भी कर रहे हैं, अपनी रोजी रोटी भी कमा रहे हैं और अपने झोपड़ों में रह रहे हैं, अपनी जिंदगी किसी तरह बसर कर रहे हैं। इन लोगों ने एनआरसी का भी सामना किया, और एनआरसी के सामना करने के बाद इन्हें इंडियन सिटीजन के रूप में तस्लीम किया गया। सभी लोगों को, लगभग सभी लोगों का ये उनका दावा है कि सभी लोगों को तस्लीम किया गया, और सिर्फ मुसलमान होना एक शर्त होती है। आज अफसोस है कि ये कॉमनल एजेंडा कुछ पार्टियां या कुछ लोग चला सकती है, लेकिन सरकार भी यही एजेंडा चलाए, ये बड़ी अफसोसनाक है। तो उन्होंने, चूंकि ये बंगालीज मुसलमान हैं, 50 सालों से ये गरीब हैं, चूंकि सरकारी जमीनों पर रहते आए हैं, वो जो जो नदियों के कटने और विस्थापित होने, यानी कि नदी दूसरी तरह शिफ्ट होती है और जमीनें बरामद होती हैं, उस तरह की ये जमीन थी जो नदी के कटाव के कारण दूसरी तरफ चली गई और नदी के ये जमीन बस गई। तो इसमें वो 50 साल से ये मुसलमान आबाद हैं, जिसमें एक बड़ी आबादी है। अभी तो एक छोटे सेक्शन का ये मामला है, और चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं कि मैं इससे रुकूंगा नहीं, यानी वो इंसानियत की बात कर ही नहीं सकते हैं। वो जुल्म और सितम की पूरी राह, अभी उनका भाई वहां एसपी है, आपने खुद जानकारी है, आपने बताया हमें कि 12 बजे रात को माइक से अनाउंस किया गया कि फौरन भाग जाओ, और फौरन इन लोग कह रहे थे कि 3 दिन का टाइम दे दो, जो जमीन कुछ हमें कोई भी जगह दे दो ताकि मैं वहां चला जाऊं। कोई ऐसा जिद नहीं थी इन्हें, वह सिर्फ वक्त चाहते थे, लेकिन इन्हें तो वक्त न देना था, न इन्हें वो माहौल मुहैया करानी थी। इन्हें तो सिर्फ ये मकसद था कि जुल्म करना है, गोली चलानी है इनके ऊपर, जुल्म और सितम की दास्तान करना है, इनकी जानों को बर्बाद करना है, इनको किसी लायक नहीं बनाना है। इसलिए इन्होंने गोलियां चलाई, भगदड़ किया, इन्होंने लाठियां चार्ज की। इसकी मिसाल कहीं भी इंसानियत की नहीं मिली है। वहां आंदोलन हो रहा है, उसको भी दबाया जा रहा है। चीफ मिनिस्टर, अभी भी हैरत की बात है कि कोई भी स्टेट का चीफ मिनिस्टर इतना हठधर्मी नहीं कर सकता है, लेकिन वो हठधर्मी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये जो जमीन खाली कराने का काम है ये लगातार जारी रहेगा, यानी इस तरह की और वाकयात होती रहेगी मुसलमानों के ऊपर, और उनका सिर्फ टारगेट वही इलाका। जी शकील साहब, यहाँ पर ये बात है कि कानूनी प्रक्रिया होनी चाहिए, चलना चाहिए काम, लेकिन ये बड़ी हैरानी की बात है कि जहां जमीन खाली कराने का जो मामला आता है, सिर्फ मुसलमानों के इलाकों में ही क्यों होता है? कई ऐसे इलाके हैं जहां मुसलमानों के अलावा जो दूसरे मजाहिब के, दूसरे धर्म के जो लोग हैं, जो जमीनें दबा दबा कर बैठे हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। देखिए, मैंने पहले ही कहा, बहुत तफसील में कहा कि आज की सरकार, आज की पार्टी आरएसएस का एजेंडा एक ही है कि वो मुसलमानों को यहाँ टारगेट करें, और उन्होंने एटमॉस्फेयर ऐसा बना दिया है कि मुल्क में कि मुसलमानों पर अगर जुल्म भी किया जाता है तो एक कोर एजेंडा है, एक मीडिया है जो उल्टे जुल्म सहने वाले लोगों को ही जालिम डिक्लेयर करने के लिए खड़े हो जाते हैं। वही हो रहा है वहां। तो ऐसे में हिंदुस्तान की एक बड़ी आबादी कम्युनलिज्म का शिकार हो रही है। उन्हें समझ में आ गया है कि ये मुसलमान देशद्रोही हैं, ये मुसलमान ही जालिम हैं, यही मुसलमान, सारे मुसलमान कहीं भी हैं, क्या भी हैं, एक बार कह दो कि ये पाकिस्तानी हैं, एक बार कह दो ये बांग्लादेशी हैं, कभी कह दो ये अफगानी हैं, बस हो गया, एक लाइन कहना है इन्हें। और इसीलिए ये अपने वोट बैंक की राजनीति साधने के लिए जो शर्मा है वहां के चीफ मिनिस्टर, वो आप चुनाव के बीच में भी ऐसी तरह की जहरीली तकरीरें कर रहे थे, और जहरीली तकरीरों के बाद चूंकि ये दूसरी पार्टी से बीजेपी में गए हैं, तो आप जानते हैं एक पुराना मुहावरा है कि
प्याज ज्यादा खाता है, नया मुसलमान जब होता है तो ज्यादा प्याज खाता है, मुहावरा है, जब प्रैक्टिकल बात है नहीं। तो वो प्याज ज्यादा खा रहे हैं, वो जुल्म ज्यादा कर रहे हैं और लगातार वो करेंगे और आगे भी करेंगे, क्योंकि उनको शय है केंद्र की सरकार का। एक सेकंड, केंद्र की सरकार का उनको शहर है, मोदी का शहर है, शहर है, उनको नागपुर का शहर है, इसलिए वो ये जुल्म और सितम की दास्तान बराबर करते रहेंगे। शकील भाई, ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं देश में बड़ा हिंदू बनने की होड़ मची हुई है, और उसका डेफिनेशन ये दिया जाए कि जो सबसे ज्यादा मुसलमानों पे जुल्म करे, क्या वही बड़ा हिंदू होगा इस देश में? नहीं, बड़े हिंदू की बात नहीं है ये। बड़ा बीजेपी का नेता वही होगा जो सबसे ज्यादा मुसलमानों के खिलाफ जहर आलूद तकरीर करेगा, लिंचिंग करेगा। अगर सत्ता में है तो अपने एडमिनिस्ट्रेशन की जोर पर मुसलमानों को दबाएगा, उनके खिलाफ जुल्म करेगा, जिस तरह से योगी उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं। उसी रास्ते पर आसाम के चीफ मिनिस्टर हैं, जो अपने आप को, अब देखिए योगी की लड़ाई प्रधानमंत्री की है, तो प्रधानमंत्री बनने के लिए मोदी के पास एक ही गुजरात फॉर्मूला था। आप तो गुजरात से आते हैं, यही गुजरात फॉर्मूला क्या था? मुसलमानों को जुल्म, उनको राइट में किस तरह बुरी तरह से जुल्म और सितम का शिकार किया गया था। योगी अब उससे आगे बढ़ के, जिस तरह से आप देखिए उत्तर प्रदेश में अभी किसी नाम पर उनको जेल भेजा जा रहा है, आलिम दीन को जेल भेजा जा रहा है, बड़े लोगों को जेल भेजा जा रहा है, एनआरसी के नाम पर आप मशहूर शायर मुनव्वर राना साहब को जेल भेजा जा रहा है। आप देखिए किस तरह का हालात है, वहां मुसलमान सहमे हुए हैं। लिंचिंग लगातार हो रही है, कहीं भी एडमिनिस्ट्रेशन लिंचिंग कर रहा है बाज़ाब्ता। तो ये सरकारी तंत्र जब होता है वो, और सरकार के पहले जो नेता सबसे ज्यादा जुल्म और सितम के मुसलमानों के खिलाफ भड़काएगा, जहर आलूद तकरीरें करेगा और लिंचिंग के प्रोसेस करेगा, वही बीजेपी का बड़ा नेता होगा। मैं इस बात से मुत्तफिक नहीं है, वो हिंदुओं का बड़ा हिंदू नहीं हो सकता है, वो सिर्फ केवल ना केवल, आप देख लीजिए ये सरकार कहां बड़े बड़े हिंदू ऋषि मुनियों को भी बचा नहीं पा रही है अभी। जो जिस तरह से उनको महंत की जो महंत की हत्या है, या उनको जिस तरह से की गई है, उसकी भी जांच सही तरीके से योगी नहीं कर रहे हैं। अच्छा शकील भाई, जैसे बीजेपी ने तो ये बिल्कुल चला ही दिया है, और यही है कि जो जितना ज्यादा एक खास धर्म से नफरत करेगा, जो दलितों से नफरत करेगा, वो बीजेपी में इतना बड़ा पद पाएगा, वही बीजेपी का बड़ा नेता बन पाएगा। लेकिन शकील साहब, जिस तरीके से भाजपा को जो वोट मिले आज तक, देश के सभी हिंदुओं के तो वोट नहीं मिले हैं भाजपा को, कुछ चंद हिंदुओं के वोट मिल जाना और उसमें इस तरीके से बताना कि बस हम ही हिंदू हैं, हम ही सब कुछ हैं, और एक मुसलमानों को जो है वो बिल्कुल दोयम दर्जे का नागरिक के तौर पर दबा दिया जाना, ये चीजें और ये जो तमाम चीजें मुल्क में हो रही है, और ऐसे में प्रधानमंत्री अमेरिका के दौरे पर हैं। आखिरकार किस तरह से इसको देखा जाए, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय मीडिया में पिछले कुछ महीनों से हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जबरदस्त भदपिटी है, और उसके बाद अभी वो अमेरिका के दौरे पर है। जैसा आपने बताया कि कमला हैरिस ने उनको ये बात कही कि आप अफगानिस्तान की बात करने आ जाते हैं, आपके खुद के यहाँ पर इस तरह का सारा मामला हो रहा है। तो ये जो तमाम चीजें हैं, क्या कहीं ना कहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश की छवि को खराब नहीं कर रहा है? 100% देश की छवि को खराब कर रहा है। आज मुल्क की छवि कैसी है आप खुद जान सकते हैं कि हमारे इश्यूज पर कोई खड़ा नहीं है। आप देखिए हमारे आसपास में हमारा कोई पड़ोसी हमारे साथ खड़ा नहीं है। आज हमको मुल्क को सबसे बड़ा चैलेंजिंग पर लाके इन्होंने किया है, और मुसलमान के नाम चंद दिनों की सरकार हो सकती है, लेकिन लार्ज स्केल में आपको ये समझ में आएगा कि ये नफरत सिर्फ वोट की, हम इस मुल्क के बड़े पैमाने पर जो आबादी है, दलितों की, ओबीसी की, अल्पसंख्यकों की, ये आप आबादी को जोड़ लीजिए तो ये आबादी का हिंदुस्तान का एक बड़ा हिस्सा है, और उसके उपेक्षा करके आप राजनीति नहीं कर सकते। लेकिन हमारे डेमोक्रेसी का गणित ऐसा है कि आप देखिए 32-33% वोट लाके, या 37% हमारे ख्याल से इस बार उनको वोट मिला है बीजेपी को, 37%
पर हुकूमत है, यानी कि 37% के वाकई जो लोग हैं वो तो उनके मुखालिफ है ही हैं, लेकिन बंटवारा है वोटों का, बंटवारा की वजह से आप सत्ता में हैं, और सत्ता में होने की वजह से आप जो है आपके हाथ में मुल्क की जो इक़्तिदार मिल गया, उस इक़्तिदार का आप नाजायज इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये इससे मुल्क की भी हालत खराब होगी और मुल्क के अंदर भी बहुत दिनों तक ये मामला चलने वाला नहीं है। अच्छा शकील भाई, जिस तरीके से हमने देखा उत्तर प्रदेश के चुनाव बिल्कुल सर पर हैं, देश में माहौल खराब किया जा रहा है, मुसलमानों की गिरफ्तारियां की जा रही है, फंसाया जा रहा है, झूठे यूएपीए के मामले मुसलमानों पर, दलितों पर, अलग अलग लोगों पर लगाए जा रहे हैं, एक्टिविस्टों पर लगाए जा रहे हैं। असम में इस तरीके से मुसलमानों पर गोलियां चलाई जा रही है, जमीन छीनने की बात की जा रही है, प्रधानमंत्री खुद विदेश में जाकर अफगानिस्तान तालिबान की बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये कहा जाए कि जो बीजेपी है, जो सत्ता पक्ष है, वो सिर्फ और सिर्फ अगले चुनावों को लेकर ही काम करता है, देश के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं ये सत्ता पक्ष के लोग और नेता और तमाम चीजें। क्या ये माना जाए? देख देखिए, ये बीजेपी जो है ये जानती है कि इनके पास ना अकल है, ना इल्म है, और ना ये कुछ कर सकते हैं। अब देखिए, कोरोना का मामला को तो यूज कर नहीं सके ये, कितने ऑक्सीजन की वजह से इंसानों की जान चली गई। क्या मुसलमानों की सिर्फ जान गई? उसमें बड़े पैमाने पर दूसरे लोगों की भी जाने गई हैं, मुसलमानों की भी गई होंगी, उनके तनासुब से दूसरे लोगों की भी जाने गई। नौजवान आज इकोनॉमिक कंडीशन के लिए एकदम बुरे हाल पर है। क्या सिर्फ मुसलमान नौकरी नहीं मिल रही है? अरे मुसलमानों को तो पहले भी नौकरी नहीं मिल रही थी। तो ये नौकरियां नहीं मिल रही हैं, इक्तिसादी हालात जो खराब हो रहे हैं, जो नौजवानों का भविष्य बर्बाद हो रहा है, वो किसका हो रहा है? इस देश के हिंदू नौजवान साथियों का हो रहा है। आप देख लीजिए, इंडस्ट्री बंद है। आप देख लीजिए, नोटबंदी करके इन्होंने छोटे कारोबारियों को मार दिया। जितने वो कारोबार किसके थे? वो इस मुल्क के अवाम के थे, इस मुल्क के लोगों की जब जा रहे हैं तो जिनकी बड़ी आबादी है वो ज्यादा नुकसान उठाया उन्होंने। तो इनके पास तो कोई भी आप एक बात नहीं बता सकते हैं जो ये मुल्क के डेवलपमेंट के लिए इनका कोई प्रोग्राम है। आज इकोनॉमिक कंडीशन में अंग्रेजों के वक्त से भी हमारी इकोनॉमिक जीडीपी हमारी पीछे है। महंगाई इस कदर कमर तोड़ रही है कि अब देखिए, पेट्रोलियम प्रोडक्ट तो एक मिसाल होता है, आप उसको ही देख लीजिए, लेकिन आप देख लीजिए एक मामूली दाल की कीमत 125 रुपए किलो है, दिल्ली के अंदर बिक रही है, जो सरसों का तेल 60-70 150 रुपए रुपए। की। सरसों तेल जो है सरसों का 200 रुपए किलो के हिसाब से। उसके बाद एक एक्ट ले आए हैं ये कि अब ब्रांडेड कंपनी ही तेल मुल्क में बेचेगी। इसका मतलब ये हुआ जो गरीब लोग थे, जो छोटे मोटे उद्योग करते थे, कुल्लू लगाते थे, तेल बेचते थे, तेल निकालते थे, अब वो तेल नहीं बेच पाएंगे। तो ये सिर्फ अमीरों के लिए योगी और क्या कहता है सरकार में आप देखिए जिस तरह से वहां जुल्म हो रहा है। उनकी इंडस्ट्री कंप्लीट बैठ गई है, कहीं पर कुछ नहीं है, और वो इलेक्शन आने के साथ ही बस यही नारे में लग गए हैं, हिंदू मुस्लिम में लग गए। तो मुल्क की हालत बहुत खराब है। ये मुल्क के हालत को लोग समझेंगे, आज ना कल समझेंगे, और समझदार लोग समझ भी रहे हैं। लेकिन एक वक्त आएगा जब इनको बहुत बुरा हालत का सामना करना पड़ेगा। आप देखिए, पूरे दुनिया के अंदर हमारी हालत क्या हो गई है, आप कोई छिपी हुई नहीं है। ये गोदी मीडिया है जो हमको कुछ अलग पिक्चर दिखाती है, और ये सोशल मीडिया पर उनके जो ग्रुप हैं बीजेपी के, वो ग्रुप जो नक्शा पेश करते हैं, एक्चुअली वो नक्शा नहीं है इस मुल्क का। जो नफरत फैला रहे हैं वो नहीं है। और हिंदुस्तान, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सदियों से मिल के रहे हैं और आगे भी मिल के रहेंगे। ये नफरत की दीवारें टूटेंगी और इनको बुरी हालत में जाना पड़ेगा, जब जिस दिन लोग सोच लेगा उठ जाएगा। नौजवान जो खाली हाथ है, जिसको नौकरी नहीं है, जिसके पास काम नहीं है, भूखमरी का शिकार है, वो क्या करेगा? एक दिन उठ खड़ा होगा इनके खिलाफ। अब वो ज्यादा दूर नहीं है। मोदी जी का हजारों करोड़ के प्लेन खरीद के पूरी दुनिया पर हजारों करोड़ रुपया खर्च करें, और किसान सालों से बैठे रहें धरने पर, उनके आंदोलन को एंटी नेशनल कहा जाए, उन्हें गालियां दी जाए, उनको दूसरी बातें कही जाए, और किसानों के हक को नहीं माना जाए। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है?
शकील साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। तो जिस तरीके से शकील भाई ने जो बातें कही, बिल्कुल ये मुल्क जो है इसका एक इतिहास रहा है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी यहाँ पर बहुत ही आपसी भाईचारे के साथ में हमेशा रहे हैं। जो नफरत के बीज बो रहे हैं, ये नफरत की खेती ज्यादा दिनों तक जो है इस मुल्क में नहीं चलेगी। एक दिन आएगी, एक दिन जरूर आएगा कि सभी जो एक बार फिर से कंधा मिलाकर साथ में खड़े रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शकील भाई आपका। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।